लास्ट जो क्लास में हमने टॉपिक खत्म किया है वो है आपका किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पैंक्रियाटिक जूस और लिवर मिलके आपके जितने भी फूड कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, उनको पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं। अब जो टॉपिक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ पर वो है हमारा पैंक्रियाटिक जूस के थ्रू, ये हम पढ़ चुके हैं और ये अब हमें पढ़ना है। आई हैव ऑलरेडी रिटन एवरीथिंग ऑन द बोर्ड, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरी की पूरी रिएक्शंस को एक साथ लर्न कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? देखिए, सबसे पहले पूरी की पूरी रिएक्शंस में हमें कुछ भी याद नहीं करना, कोई पूरे पार्ट में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लर्निंग नहीं करनी है, कोई थ्योरी याद नहीं करनी है, बस रिएक्शंस को लर्न करना है। तो एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन किया था थ्रू द पैंक्रियास। कई सारे एंजाइम्स थे, स्टमक में भी हुआ था, तो अगर मैं यहाँ पे पेप्सिन भी मेंशन कर देती थी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस का हेडिंग लिख दिया है, इस वजह से मैंने यहाँ पे स्टमक मेंशन नहीं किया। तो सबसे पहला पार्ट है आपका प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस। इन प्रोटीन्स, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन या फिर एक्चुअल प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम किसने किया? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ने, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, जो हम पहले मेंशन कर चुके, बहुत डिटेल में पढ़ चुके। इन प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? डाइपेप्टाइडेजेस में कन्वर्ट कर डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया। ओके, डाइपेप्टाइड्स, दीज आर डाइपेप्टाइड, नॉट डेजेस बट डाइपेप्टाइड्स। अब जब आप डाइपेप्टाइड्स की बात कर रहे हैं तो ये आपका पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है। अब इसका क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैंने क्या बोला? पॉलीसेकेराइड, दैट इज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट एक लॉन्ग चेन होती है किसकी? प्रोटीन्स की, फैटी एसिड्स कह रही हूं, सॉरी, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की एक लॉन्ग चेन है। मींस पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, या फिर अगर होमोपॉलीमर है तो ग्लूकोज का एक लॉन्ग चेन होगा। अगर हेट्रोपॉलीमर है आपका तो या तो ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है, मतलब कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। क्लियर? तो जब आप पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे हो तो ये पॉलीमर है किसका? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। ओके, तो इस स्टार्च के मॉलिक्यूल को पे किसने एक्ट किया? अमाइलेज ने एक्ट किया। सबसे पहले ऊपर एक्ट किया था ट्रिप्सिन ने, काइमोट्रिप्सिन ने और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। ये सब एंजाइम्स हैं, आप चाहें तो इसको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अमाइलेजेस कौन सी कैटेगरी है, किस एंजाइम की कैटेगरी है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करती है? यहाँ पे पॉलीसेकेराइड, स्टार्च आपके क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीमर ऑफ स्टार्च। ओके, पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या फिर मैं बोल सकती हूँ ग्लूकोज का एक पॉलीमर है। ओके, इसको कन्वर्ट किया डाइसेक्राइड में। अगेन डाइसेक्राइड आपका जो एक पार्ट है वो कैसा पार्ट है? हमारा जो डाइसेक्राइड है, इट इज दैट पार्ट व्हिच इज अ सिंपल मॉलिक्यूल, मतलब दो मॉलिक्यूल से मिलके बना है। डाई मतलब दो, डाई मतलब दो। अब कितने कितने मॉलिक्यूल्स बचे हैं आपके? दो दो मॉलिक्यूल्स बचे हैं। ओके, मतलब हम जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है उसको टुवर्ड्स द सिंपलिसिटी ला चुके हैं, पर एक्चुअल अभी एब्सॉर्बेबल फॉर्म्स नहीं बनी है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़े किसके टुवर्ड्स? फैट्स के टुवर्ड्स। सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, उसके बाद हमने पॉलीसेकेराइड का डाइजेशन पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द डाइजेशन ऑफ द फैट्स। फैट्स पे मैंने फिर से आपको बताया दूसरी थर्ड एंजाइम जो हम पढ़ रहे हैं, जो कि कैसा है? फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके क्या कहलाते हैं? लाइपेजेस कहलाते हैं। और इन्हीं लाइपेजेस को सबसे पहले आप डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करेंगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मोनोग्लिसराइड। पहले डबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, फिर सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। ओके, सो लाइपेजेस फैट डाइजेस्टिव एंजाइम की कैटेगरी है और हमारी पैंक्रियाटिक जूस के थ्रू ही निकाली जाती है। तीसरा एग्जाम आपको अगर याद हो तो मैंने जब पैंक्रियास के एंजाइम्स लिखे थे तो वहां पर एक न्यूक्लियस कैटेगरी भी लिखी थी। तो न्यूक्लिक एसिड्स को, जो हमारे आरएनए डीएनए है, उनको भी तोड़ने का काम किया जाता है। और ये जो सेल्स ब्रेक होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड्स जो ब्रेक होते हैं, ये पैंक्रियाटिक न्यूक्लियेसेस की हेल्प से डाइजेस्ट किए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले एंजाइम दैट इज न्यूक्लियेसेस। न्यूक्लियेसेस से आगे बढ़े आपके न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड से हम बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। मतलब न्यूक्लिक एसिड आपका एक लॉन्ग चेन है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का, जिसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होते थे। कौन कौन से तीन कंपोनेंट्स होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस
बेस, जो कि प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो ये थे आपके न्यूक्लियोटाइड्स। अगर इसमें से मैं फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल कर देती हूँ, मतलब फिर से तोड़ दिया, तो ये बचे सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये आपके क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स कहलाते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई जब आप सिंपलिसिटी के टुवर्ड्स जा रहे हैं, जब आप मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते जा रहे हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने पे बनता क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं। ओके, सो नाउ आगे न्यूक्लियोसाइड्स बन चुके, हमारे पेनक्रियास का काम हो गया यहाँ पर खत्म। पेनक्रियाटिक जूसेस डाइजेशन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, सारे पार्टिकल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते 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 और एक डबल मॉलिक्यूल में लेकर आ जाते हैं। अब इनका जो फर्दर डाइजेशन किया जाएगा वो हम बार बार तीन चीजें पढ़ रहे हैं, लिवर के थ्रू, पेनक्रियास के थ्रू एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ। जैसे स्टमक के खुद के सेल्स अपने जूसेस को सीक्रेट करते थे, बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे जूसेस कौन से सीक्रेट किए जाते हैं, आपके दूसरे जूसेस सीक्रेट किए जाते हैं इंटेस्टाइन के, दैट इज सक्कस एंटेरिकस, जिसको मैंने इंटेस्टाइनल जूस का नाम भी दिया है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। जब हम सक्कस एंटेरिकस के थ्रू डाइजेशन कर रहे हैं, मतलब हम किसके थ्रू डाइजेशन कर रहे हैं, हम डाइजेशन कर रहे हैं इंटेस्टिनल जूस के थ्रू। ना आगे ना जाइए, मैंने रिएक्शंस ऑलमोस्ट साथ में ही लिखी ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले जब हमने बात करी डाइपेप्टाइडेजेस की, तो ये वो पार्ट है जो कि हमारे कहां से आया है, पेप्टाइड टर्म हमेशा कनेक्टेड होता है किससे, प्रोटीन से, तो कोई कंफ्यूजन को रखने की जरूरत नहीं है। डाइपेप्टाइडेजेस ये रहे भाई, कहां से आए, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो पेनक्रियास ने क्या किया है, पार्शियल डाइजेशन एक्ट, मतलब एक एक्ट किया है पार्शियल डाइजेशन का, उसमें क्या बनाए, डाइपेप्टाइडेजेस बनाए। और यही जो डाइपेप्टाइडेजेस है, ये डाइपेप्टाइडेजेस डाइपेप्टाइड्स पे डाइपेप्टाइडेजेस एक्ट करके, जो भी अब हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स को याद करना ही नहीं है, इतना इजी पार्ट है कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बनती नहीं है। कैसे बनती नहीं है कि भाई डाइपेप्टाइड्स को डाइजेस्ट करने वाले डाइपेप्टाइडेजेस, माल्टोज को एक्ट करने वाले माल्टेज, हर जगह पर मैंने एस लगा दिया। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किसी भी जगह पे किसी टर्म के आगे एस लग जाता है तो आप समझ जाइएगा कि ये एक एंजाइम की बात की जा रही है आपसे। क्या मैंने क्या बोला, फिर से सुनेंगे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जहां भी जिस टर्म के आगे आपको एस लगा दिख जाता है, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि अब किसकी बात की जा रही है, एंजाइम की बात की जा रही है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। एंजाइम से जो प्रोटीन थे पार्शियली डाइजेस्टेड पेनक्रियाटिक जूस के, उसके डाइपेप्टाइडेजेस को, डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइडेजेस की हेल्प से मैंने कन्वर्ट कर दिया अमीनो एसिड में, एब्सॉर्बेबल फॉर्म। अब अमीनो एसिड हमारी बॉडी के थ्रू, हमारे सेल्स के थ्रू, हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोसा के थ्रू एब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये क्या है, ये है डाइसेक्राइड्स। ये क्या है आपके, डाइसेक्राइड। इन डाइसेक्राइड को मैंने तोड़ा, और डाइसेक्राइड अब तीन तरीके के हैं हमारे पास। कौन कौन से तीन तरीके के, माल्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है। यही माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये थे डाइसेक्राइड, जो कि कहां से बने थे, पॉलीसेक्राइड से बने थे। अब अगर माल्टोज है तो माल्टोज पे एक्ट कर देगा माल्टेज, अगर सुक्रोज है तो सुक्रोज पे एक्ट कर देगा सुक्रेज, अगर आपका लैक्टोज है तो लैक्टोज पे एक्ट कर देगा लैक्टेज। लेकिन इंपॉर्टेंटली हमें याद करना है कि जब ये मॉलिक्यूल टूटता है तो टूटने पर बनाता क्या है, तो यहाँ पर जो बना वो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इन तीनों का पहला कंपोनेंट, या फिर ब्रेक करने पे एक कंपोनेंट जो जरूर बनेगा वो बनाएंगे आपका ग्लूकोज। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। दूसरा इनके नाम से याद कर लीजिए, कैसे नाम से याद कर ले, माल्टोज से बनता है ग्लूकोज ही, लैक्टोज से बनेगा आपका गैलेक्टोज, लैक्टोज से बना गैलेक्टोज, और सुक्रोज से बना फ्रक्टोज। दोनों टर्म साउंड मुझे थोड़ा सा इनका सिमिलर लगता है, और मेरा याद करने का तरीका भी यही था कि भाई जो लैक्टोज बना रहा है वो साउंड कर रहा है गैलेक्टोज के जैसा, तो मतलब दूसरा कंपोनेंट लैक्टोज का क्या होगा, गैलेक्टोज। सुक्रोज थोड़ा सा साउंड करता है फ्रक्टोज जैसा, थोड़ा सा रिदम बनाते हैं, तो मैंने याद कर लिया कि ग्लूकोज जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, फ्रक्टोज बना रहा है। तो आपको जो लर्निंग करनी है वो टर्म्स को थोड़ा सा कोरिलेट करके करनी है, बहुत ज्यादा टिपिकलिटी फिर आपके लिए नहीं बनती है। ओके, नाउ पहली रिएक्शन, कंप्लीट डाइजेशन, माल्टोज,
सुक्रोज, लैक्टोज, कंप्लीट डाइजेशन, मतलब यहाँ जो कंपोनेंट बने हैं आपके, ये कंपोनेंट एब्सॉर्बेबल फॉर्म्स हैं। ग्लूकोज को आप एब्सॉर्ब करा लो, माल्टोज फ्रक्टोज को आप एब्सॉर्ब करा लो, गैलेक्टोज को आप एब्सॉर्ब करा लो। ओके, नाउ अगेन थर्ड चीज है आपकी न्यूक्लियोटाइड्स, जो हमने यहाँ पे पढ़ी, ये थर्ड रिएक्शन पढ़ी, न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपके, जो कि न्यूक्लिक एसिड से आए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स जो बनाएंगे आप, वो शुगर और बेसिस में फाइनली मुझे उनको तोड़ना पड़ेगा। ये हम पढ़ चुके। कुछ पार्शियल रिएक्शन आपकी पैनक्रियाज के थ्रू हो जाती है, बाकी जो बचा हुआ होता है वो न्यूक्लियोटाइडेजेस। दोनों एंजाइम्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, न्यूक्लियेसिस पैनक्रियाज से निकला और न्यूक्लियोटाइडेजेस न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने वाला, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने वाला न्यूक्लियोटाइडेजेस। और ये जो न्यूक्लियोटाइडेजेस हैं ये कन्वर्ट होंगे न्यूक्लियोसाइड्स में, जो कि मैंने आपको बताया फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस है। जब आप फॉस्फेट ग्रुप हटा देते हो तो ये बनाता है न्यूक्लियोसाइड्स, और जब न्यूक्लियोसाइड्स बनाया तो ये बने शुगर और नाइट्रोजनस बेस। और ये जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस है ये इजीली हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया, कोई टफनेस नहीं है याद करने के लिए, अगर आप बेसिक स्टेप्स को साथ साथ लर्न करते चले तो। नेक्स्ट हमने क्या बोला, फैट का डाइजेशन। ये रिएक्शन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, पर मेरा मकसद था कि मैं यही लिख दूं। तो फैट्स को डाइग्लिसराइड्स में, डाइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स में, ये मैंने वापस से मेंशन की है क्योंकि रिएक्शन मैंने नीचे लिख दी थी। डाइग्लिसराइड्स प्लस मोनोग्लिसराइड्स विल फॉर्म with the help of lipases will form fatty acids and glycerols। तो lipases आपके पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू भी निकलते हैं, और lipases की अगर मैं बात करूं तो सक्कस एंटेरिकस या फिर इंटेस्टिनल जूस के थ्रू भी निकाले जाते हैं। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, डाइजेशन खत्म हो गया। डाइजेशन खत्म हो गया मतलब अब जो मॉलिक्यूल है इट इज नाउ प्रेजेंट इन इट्स एब्सॉर्बेबल फॉर्म। ओके, अब जब एब्सॉर्बेबल फॉर्म में आप बात कर रहे हैं तो एब्सॉर्बेबल फॉर्म अब एब्सॉर्ब कैसे होगी, कहां होगी, किस तरीके से होगी, अब हमें ये डिस्कस करना है। कैसे डिस्कस करना है समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकॉलिंग दे रही हूँ, माउथ से लेके अगेन कहां तक, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक। सबसे पहले माउथ में जब हम आए कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, बस इंपॉर्टेंटली अगर मैं बोलूं तो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एंड सर्टेन ड्रग्स। मतलब जैसे आप लोगों ने वो देखी होगी डिस्प्रिन को हम पानी में डिसॉल्व करके और माउथ के थ्रू जब लेके जाते हैं तो वो माउथ से ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। तभी वो बोलते हैं ना दर्द का अंत तुरंत, मतलब 2 मिनट आप जैसे ही आपने उसको लिया या अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाया तो वो माउथ के थ्रू ही एब्जॉर्ब हुआ। इस वजह से विद इन सेकंड्स या मिनट्स वो आपका ना काम शुरू कर देता है और आपका पेन जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, दूसरी चीज हमने क्या बोली, दूसरी चीज हमने बोली कि जब हम माउथ से आगे बढ़े, माउथ में मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमने क्या क्या एब्जॉर्ब किया, डाइजेशन इज कंप्लीटेड नाउ। ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स है, कहां एब्जॉर्ब होगी अब वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या बोला, सबसे पहले माउथ में हमारे मिनरल्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं, ये और वाटर है, ये क्या हो जाता है, एब्सॉर्ब हो जाता है सर्टेन, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं, कुछ अमाउंट में। फिर जब हम आगे बढ़े स्टमक के अंदर तो स्टमक के अंदर अगेन कुछ ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, जो ड्रिंक हम करते हैं वो हमारे स्टमक के थ्रू भी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो कुछ मिनरल्स हैं, ड्रग्स हैं, वाटर है और इसके साथ साथ अल्कोहल है, ये हमारे माउथ के थ्रू स्टमक के थ्रू भी क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। बट कोई फूड कंपोनेंट यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होगा, माउथ में भी कोई फूड कंपोनेंट एब्जॉर्ब नहीं हुआ। और अगर मैं बात करूं किसकी, हमारे स्टमक की, तो स्टमक में भी किसी तरीके का फूड कंपोनेंट एब्सॉर्ब नहीं हुआ। नेक्स्ट हम आगे बढ़े स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूडेनम में पूरी तरीके से डाइजेशन चल रहा है अच्छी तरह, कोई चेंज नहीं। जब हम ड्यूडेनम से जेजुनम और इलियम में आगे बढ़ेंगे तो ड्यूडेनम से जेजुनम, जेजुनम से इलियम, जितना पार्ट कॉइल्ड होता जाएगा, जितनी कॉइलिंग कॉम्प्लेक्स होती जाएगी उतनी ज्यादा एब्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो बढ़ता जाएगा। लाइक हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है विलाइज। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन एमसीक्यूज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन? दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फर्स्टली इज कॉल्ड एज विलाई। सबसे पहले उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को मैं क्या कहती हूँ,
विलाई कहती हूँ। और ये जो विलाईज हैं दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्रास्टिकली, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बहुत क्वांटिटी में बढ़ा देते हैं। और जब क्वांटिटी में सरफेस एरिया बढ़ गया तो उसके बढ़ने पर अब हम क्या करते हैं, अब हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड द विलाईज आर द रिचली सप्लाइड, विलाईज आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज। जब ब्लड कैपिलरीज है भाई, फूड को अल्टीमेटली वेयर यू हैव टू सेंड द पर्टिकुलर फूड, उस पर्टिकुलर फूड को आपको अल्टीमेटली कहाँ भेजना है, तो इनसाइड द ब्लड वेसल्स, हमारे ब्लड में एंटर करवाना है ताकि वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करे और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करे। तो वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होती हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होने की वजह से सारा का सारा एब्जॉर्प्शन आपके ड्यूडेनम से आगे बढ़ के जेजुनम में और इलियम में कंप्लीट करवा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज देखेंगे, हमने जब बिल्कुल स्टार्टिंग में जो क्लासेस ली थी उसमें मैंने आप लोगों को जब एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के बारे में समझाया था, तो म्यूकोसा ग्लैंड से जो म्यूकस सीक्रेट कर रहा था, उसके बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थे, ये ब्लड वेसल्स के साथ एक और वेसल प्रेजेंट था जिसको हम लेक्टिल्स कहते थे। फिर मैंने आपको बताया था कि लेक्टिल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स। लेक्टिल्स में किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फैट का। फिर मैंने आपको इसका भी रीजन दिया था कि भाई लेक्टिल्स में फैट का एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, तो उसका हमने जवाब दिया था कि भाई जो बाकी के मॉलिक्यूल हैं उनके कंपैरिजन में फैट का मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा होता है, और फैट का मॉलिक्यूल बड़ा होने की वजह से वो सिंपल ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब नहीं करवाया जाता, बल्कि किस में एब्जॉर्ब करवाया जाता है, लेक्टिल्स में एब्जॉर्ब करवाया जाता है। अब कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई फैट का मॉलिक्यूल बड़ा क्यों होता है, अगर आप डाइजेशन करवा रहे हो तो उसको और सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते, बड़ा मॉलिक्यूल क्यों रखा, तो उसका जवाब हम क्या देते हैं, उसका जवाब हम देते हैं कि यहाँ पर जो फैट का मॉलिक्यूल है वो लेक्टिल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगा ही नहीं अगर वो छोटे मॉलिक्यूल में होगा। क्यों, क्योंकि फैट का मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। भाई मॉइस्चराइजर जब हम किसी स्किन पर लगा रहे हैं, क्यों, टू प्रिवेंट द मॉइस्चर टू एस्केप, मतलब मॉइस्चर से एस्केप होने की वजह से हम क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, मतलब एक फैट की लेयर अपने स्किन पे लगा रहे हैं जो कि अंदर के मॉइस्चर को बाहर ना आने दे। तो सेम फैट का मॉलिक्यूल कभी भी सिंपल लेयर के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। तो उस कंडीशन में मैंने क्या किया उस कंडीशन में मैंने इस फैट के मॉलिक्यूल के ऊपर एक कोटिंग कर दी प्रोटीन के मॉलिक्यूल की, और इसको टर्म दिया काइलोमाइक्रॉन। क्या नाम दिया, काइलोमाइक्रॉन। ये जो काइलोमाइक्रॉन्स हैं, ये काइलोमाइक्रॉन्स आपका वो पार्ट है, वो रीजन, मतलब वो फैट का मॉलिक्यूल है व्हिच इज कवर्ड विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल। अंदर है फैट और बाहर है प्रोटीन। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप बेवकूफ बना रहे हैं आपकी इंटेस्टाइन की वॉल को कि भाई हम प्रोटीन अंदर ले जा रहे हैं, फैट ले जा ही नहीं रहे। क्यों, क्योंकि हमने फैट के मॉलिक्यूल पे प्रोटीन की कवर कर रखी है। अगर फैट होगा तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो इस वजह से इस मॉलिक्यूल का साइज हो जाता है बड़ा, और फिर ये एब्जॉर्ब किसमें करवाया जाता है, लेक्टिल्स में। किसमें एब्जॉर्ब करवाया जाता है, लेक्टिल्स में एब्जॉर्ब करवाया जाता है इंस्टेड ऑफ ब्लड वेसल्स। क्लियर। तो ये जो काइलोमाइक्रॉन है इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेसल्स हैं, काइलोमाइक्रॉन्स हैं। ओके, तो क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन है, और ये जो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये आपका इसी पार्ट के थ्रू परफॉर्म होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें तो जब हम आगे बढ़े स्मॉल इंटेस्टाइन से, इलियम एक हाईली कॉइल्ड पार्ट था, और इलियम के हाईली कॉइल्ड होने की वजह से आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पूरी की पूरी इलियम के अंदर ही कंप्लीट करवा दिया जाता है। ओके, लेकिन जब आप आगे बढ़े लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री करने पर अब किसी भी चीज का ना तो डाइजेशन होगा, अगर कोई चीज अनडाइजेस्टेड रह चुकी है तो वो अनडाइजेस्टेड ही रहेगी, अगर कोई चीज डाइजेस्ट होने से रह गई है तो अब उसका डाइजेशन नहीं होगा, कोई फैट का, कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता, डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन दोनों चीजें रुक जाती हैं। सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में जो चीज एब्जॉर्ब होती है वो है लार्ज क्वांटिटी में पानी, बहुत ज्यादा अमाउंट में, एक तो पानी, एक मिनरल्स, एक ड्रग्स।
ड्रग्स को भी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपके वाटर का, तो एब्जॉर्प्शन ऑस्मोलैरिटी को देखते हुए हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होता ही होता है। और उसके बाद जब ये फूड पूरा का पूरा वाटर को एब्जॉर्ब करके पार्टिकल्स को एक साथ बांध के पानी की क्वांटिटी को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल के इस पूरे के पूरे फूड पार्टिकल को हम एक साथ टाइड अप कर देते हैं, ताकि इसका डेफिकेशन मतलब हमारी बॉडी से रिमूवल, मेरी बॉडी से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो उस इजीनेस को मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी निकाला जाता है और उस अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को एक सेमी सॉलिड कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। और वही अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल ऑफ सेमी सॉलिड क्या कहलाता है आपका फीकल मैटर कहलाता है। फीकल मैटर हमारी बॉडी में जब तक स्टोर रहता है, जब तक कि रेक्टम में स्टोर रहता है, और जब तक स्टोर रहता है जब तक ब्रेन से रिफ्लेक्स नहीं आता। जब रेक्टम का में फिलिंग हो जाती है पूरी तरीके से, तो ब्रेन में आपका सिग्नल भेजा जाता है और ब्रेन के सिग्नल को भेजकर हम उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालने का काम कर देते हैं। और इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम आवर बॉडी विद द प्रोसेस नोन एज डेफिकेशन। कौन सी प्रोसेस कहलाती है? डेफिकेशन कहलाती है। डेफिकेशन। ओके, सो ये जो डेफिकेशन की प्रोसेस है, ये डेफिकेशन की प्रोसेस इज द रिमूवल ऑफ द फीकल मैटर फ्रॉम द बॉडी। मतलब ये फीकल मैटर क्या है? द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकालना अब जरूरी है। येलो और ग्रीन कलर का होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द बाइल पिगमेंट्स। क्लियर? ये आपका पूरा कंप्लीट एक थ्योरी था डाइजेशन का, जिसमें हम कंप्लीट डाइजेशन पढ़ चुके। सबसे पहले इंजेशन के बाद हमने डाइजेशन किया पूरा, डाइजेशन के बाद हमने एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन किया, फूड को तोड़ा, फिर एब्जॉर्ब करवाया, और एब्जॉर्ब करने के बाद लास्ट प्रोसेस हमने पढ़ा डेफिकेशन। क्लियर? पूरा डाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।